हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे बेटा इकोनॉमिक्स क्लास 12th की दो केस स्टडी, जिसमें कि आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से केस स्टडी दी जाती है और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आंसर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी नंबर 1 जो कि आपके स्क्रीन पर है। केस स्टडी नंबर 2 इसमें नाम दिया गया, बट ये हमारी पहली केस स्टडी है जिसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो देखिए बेटा, ये जो केस स्टडी ली गई है, ये केस स्टडी ली गई है बेटा आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक से। और इसमें हमें बताया गया है कि किस तरीके से पहले 40 सालों में जब हमने 7 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर लिए थे, तो किस तरीके से हमारी जो परफॉर्मेंस थी इकोनॉमी की वो सेटिस्फैक्ट्री ज़रूर थी, बट इट वाज नॉट सो इम्प्रेसिव। जितना हम चाहते थे उतना डिजायर रिजल्ट हमने अचीव नहीं किया था। हमें पता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ इंडस्ट्रियल बैकवर्ड कंट्री, बट इन फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स में हमने अपनी इंडस्ट्रीज को मोर डाइवर्सिफाइड किया, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसके अलावा बेटा हमने पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस फॉलो की, जिससे हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया था फ्रॉम द कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन प्रोड्यूसर, बट वी फेल टू प्रमोट अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सरप्लस। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर ने बेटा काफ़ी हद तक जो है एक्सपेंड भी किया, बट जितना रिजल्ट हमें चाहिए था, जितनी इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए थी सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेटा हम वो अचीव नहीं कर पाए। इसके बाद लिखा है बेटा कि जितना गवर्नमेंट का ज़्यादा रेगुलेशंस था उस टाइम पर, उसकी वजह से जो हमारी पब्लिक एंटरप्राइज थी, पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप थे, उनके बीच में ना तो कोई कंपटीशन था बेटा, ना वो कोई इनोवेशंस कर रहे थे, और ना ही वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और हमारे ज़्यादातर पीएसयू वो लॉस में चल रहे थे ड्यू टू ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, रेड टेपिज्म, पुअर टेक्नोलॉजी एंड अदर सिमिलर रीजन। पीएसयू कंटिन्यू टू बी फंक्शन। इसका मतलब है कि इन पीएसयू को जो घाटे में चल रहे थे बेटा, उनको हम लोग लगातार चला रहे थे, हम उनको बंद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था कि हम एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को बंद कर पाएँ। भले ही वो सरकार के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कंट्री के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर की बात है बेटा, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया मोर और लेस बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने फूड प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली थी। बट फिर भी बेटा ये चैलेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो था, जिसमें हमें ये फील हो रहा था कि वी हैव टू चेंज आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, वी नीड फॉर द रिफॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है बेटा, तो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको समरी बताया। आपके सामने ये पूरा कंटेक्स्ट आपको दिया गया है, पूरा केस स्टडी आपको दिया गया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा हिंदी में इसका समरी बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक जितना मैंने बताया कि ये सब किसके बारे में बताया गया बेटा। ये हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है, पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, जो कि हमने 1950 से 90 तक फॉलो की थी बेटा। ठीक है, अब इसी के बेस पर देखिए हमसे कुछ 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका जवाब आपको देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन। वाज नॉट अ रीजन कहा है बेटा फॉर द पब्लिक सेक्टर टू प्ले अ मेजर रोल इन द इनिशियल फेज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। पहला है बेटा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर लैक्ड सफिशिएंट कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एम एट सोशल वेलफेयर, द मार्केट वाज बिग एनफ टू इंकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशंस। तो बेटा यहाँ पे हम अगर बात करें कि गवर्नमेंट क्यों मेजर रोल प्ले कर रही थी, तो उसमें पहला रीज़न ये था कि प्राइवेट सेक्टर के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं थी। इन 1951 हमें वी नीड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट प्राइवेट सेक्टर इतना एफिशिएंट नहीं था कि वो इतना इन्वेस्टमेंट कर सके। दूसरा जो एम था बेटा वो था कि गवर्नमेंट एम एट सोशल वेलफेयर। बिल्कुल ट्रू बात है बेटा, गवर्नमेंट का एम था सोशल वेलफेयर क्रिएट करना, इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर मेजर रोल प्ले करे।
तीसरा इन्होंने दिया मार्केट वाज बिग एनफ टू इंकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये जो आपको ऑप्शन दिया गया बेटा, ये आपका इसमें करेक्ट ऑल्टरनेट है। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें से ये रीज़न नहीं था कि गवर्नमेंट को एक रोल प्ले करना पड़ा। मार्केट इतना बड़ा था ही नहीं कि प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता, ये गवर्नमेंट जानती थी, इसलिए उस समय इंडियन गवर्नमेंट को ही मेजर रोल प्ले करना पड़ा। तो दिस इज द राइट आंसर। डी आपको जो दिया गया है, गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द इंडोजीनियस प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। ये बात भी ठीक है बेटा, उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट की ये टारगेट था कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से बचाना है, तो इसलिए भी गवर्नमेंट ने खुद ही एक इम्पोर्टेंट रोल या प्राइमरी रोल प्ले किया था। अब चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी एम्ड एट। देखिए, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इसका मतलब था कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। इसका मेन एम था वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया है बेटा, दैट इज स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। Mechanizations of Indian agriculture was one of the causes of green revolution in India. It is a true। क्यों बेटा, क्यों ट्रू है आप समझिए। ग्रीन रेवोल्यूशन एक पूरा पैकेज था, और ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाने का हमारा एक मेन रीज़न ये भी था कि हम चाहते थे बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना, ठीक है, मॉडर्न मशीनरी को यूज करना एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इट इज़ अ बेटा ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एजर्सन एंड रीजन्स। एजर्सन दिया है मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनकर्ड हुज लॉसेज ड्यू टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर में एंटरप्राइजेज थी, अंडरटेकिंग थी बेटा, वो बहुत ज़्यादा लॉस बियर कर रही थी क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी था। अब सोचिए, ये तो इस पैराग्राफ में भी आया है, तो ये बिल्कुल ट्रू है बेटा, ये बिल्कुल ट्रू है, यानी आपका एजर्सन बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न दिया है रेड टेपिज्म वाज वन ऑफ द रीजन फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ सच एंटरप्राइजेज, कि रेड टेपिज्म की वजह से हम ऐसी इंडस्ट्री को बंद भी नहीं कर पा रहे थे जो लॉस में चल रही थी। तो ये रीज़न भी बिल्कुल बेटा सही रीज़न है। तो इसमें जो ऑल्टरनेट्स दिए हैं उनमें जो आपका ए ऑल्टरनेट है, ठीक है, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए। और इसका जो आंसर है बेटा, ये आपको इस केस स्टडी में भी दिया हुआ है, अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर केस स्टडी में भी मिल जाएगा। अगर आप देखें तो केस स्टडी हमें केवल इसलिए दी गई है बेटा कि हमको एक आइडिया मिल जाए कि किस चैप्टर या किस टॉपिक से ये केस स्टडी ली गई है। उसके बाद जो आंसर्स आपको देने हैं उसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं या सारे आंसर जो है आपके इस केस स्टडी से होंगे, वो उस टॉपिक या उस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो आपका मेन एम क्या होना चाहिए बेटा, आपको उस चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, आपको उस चैप्टर को आसानी से अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। यही मेन पर्पज़ है सीबीएसई का इन केस स्टडीज़ को देने के लिए। तो बेटा ये जो हमने केस स्टडी की, ये केस स्टडी की बेटा हमने इंडियन इकोनॉमिक्स से। अब हम एक केस स्टडी करेंगे बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो हम चलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट केस स्टडी में। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडी नंबर 2, ठीक है, जो कि आपको यहाँ केस स्टडी 5 के रूप में दिखाई गई है। ये केस स्टडी जो है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स से ली गई है। पहले वाली केस स्टडी की थी बेटा हमने इंडियन इकोनॉमिक्स से, और ये वाली केस स्टडी करेंगे बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स से। जैसे कि आपके सामने एक केस स्टडी है जिसको शुरू में पढ़कर लग रहा है कि ये केस स्टडी जो है बेटा बजट चैप्टर से ली गई है, जिसमें एस्टिमेटेड बजट बताया गया है 2021-22 का, और उसके बाद रिवाइड एस्टिमेट भी बताया गया है बेटा 2020-21 का, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक डिफ्लेटर के बारे में बताया गया है, और इसको हमने कहा है कि जो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सेंट्रल स्पेंडिंग है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा 35.7 लाख करोड़ टू कीप इट अनचेंज इन द रियल टर्म्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखें
तो इस पूरी केस स्टडी को पढ़ने के बाद हमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी। शुरू में पढ़कर हमें ये लगा कि जैसे कि ये केस स्टडी जो है हमारे चैप्टर बजट से ली गई है, बट अगर आप देखें तो इसमें बजट के बारे में कुछ भी आपको नहीं बताया गया है। बजट के किसी कंपोनेंट की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और ना ही बजट से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जो दूसरी चीज़ें बताई गई बेटा, वो आपको बताया गया जीडीपी डिफ्लेटर, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। इसका मतलब क्या है बेटा कि हमारा ये जो केस स्टडी है ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये हमारी यूनिट से लिया गया है बेटा, नेशनल इनकम वाली से, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है बेटा, वहाँ पे जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उससे ये केस स्टडी ली गई है और उसी के बेस पे हम लोग इन क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, अब तक आपने ये पूरी केस स्टडी कर ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, विद द राइज इन रियल नेशनल इनकम इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल राइज और फॉल, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो बेटा यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रियल नेशनल इनकम क्या होती है। रियल नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइस and it will increase only in the situation when the level of GDP will increase. When the level of GDP will increase, then the purchasing power of people will also increase, and people's purchasing power will increase. That it means economic welfare of the people will also increase. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट जो ऑल्टरनेट है बेटा, वो राइजेज है। वेल इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल विल राइज। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा, इफ जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 125, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 15,000 करोड़, द रियल जीडीपी इज इक्वल टू रुपीज इतना। अब यहाँ पे बेटा आपको जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक बार दोबारा से याद करा देता हूँ। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू में 100। तो यहाँ पे आपको जीडीपी डिफ्लेटर ऑलरेडी गिवन है, तो उसकी जगह आप लिखेंगे 125। नॉमिनल जीडीपी आपका 15,000 करोड़ है, अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100। तो यहाँ पे आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा और आपका आंसर होगा बेटा 12,000 करोड़। आपका आंसर होगा बेटा 12,000 करोड़। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, उसमें आपको एजर्सन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है। उसमें आपको एजर्सन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है बेटा। लिखा है, एजर्सन है रियल जीडीपी इज ऑलवेज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। अब सोचिए क्या ये ट्रू हो सकता है बेटा? क्या हमारा रियल जीडीपी हमेशा नॉमिनल जीडीपी के इक्वल हो सकता है? जबकि रियल जीडीपी हम बेटा बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट है, जो एजर्सन है, वो पूरी तरह से गलत है। आवर रियल जीडीपी नेवर कैन बी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा एजर्सन है वो फॉल्स है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई कि एजर्सन विल बी फॉल। फिर पढ़ते हैं बेटा, इसका रीजन इन्होंने क्या दिया है। रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन इन फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर। कि जो रियल जीडीपी है बेटा, वो एक अच्छा तरीका है पीरियोडिक कंपैरिजन का, कि हमने कितना गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में चेंज किया है। तो ये आपका रीजन जो इन्होंने दिया है बेटा, ये रीजन ट्रू है। ये रीजन ट्रू है, ये सच है कि जो रियल जीडीपी है वो एक अच्छा इंडेक्स माना जाता है वेलफेयर का, या इंक्रीज इन रियल जीडीपी का, या इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यहाँ पे आपको दो ऑल्टरनेट दिए गए हैं बेटा। पहला ऑल्टरनेट है एजर्सन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा एजर्सन गलत है। दूसरा दिया है बेटा एजर्सन ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन, वो बिल्कुल सही आंसर है। वो बिल्कुल सही आंसर है। हमारा एजर्सन फॉल्स है और रीजन ट्रू है।
इसके बाद बताया है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, कि जीडीपी डिफ्लेटर आपको क्या शो करता है, आपको ये बताना है। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर एवरेज चेंज इन द प्राइस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में आपके देश में वस्तुओं की कीमतों में औसतन कितना परिवर्तन आया है बेटा, ये आपको जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। तो इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इसकी आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो अगर देखें बेटा इस केस स्टडी को हम लोग, तो देखिए देखने में ये कितनी मुश्किल थी, बहुत अजीब सी केस स्टडी लग रही थी और देखने में समझ भी नहीं आ रहा था कि ये केस स्टडी क्या कहना चाह रही है। बट जब हमने इसके क्वेश्चन देखे तो ये क्वेश्चन सारे वही थे जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो फिर बार बार बता रहा हूँ बेटा, दोबारा से आप सुन लीजिए, केस स्टडी का मेन पर्पज आपके क्वेश्चंस का आंसर केस स्टडी में देना नहीं है। उसका मेन पर्पज है कि आपको ये समझ में आ जाए कि केस स्टडी किस टॉपिक से ली गई है और किस चैप्टर से ली गई है। आपको उस केस स्टडी को देखकर केवल चैप्टर और टॉपिक का पता लगाना है और उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो उसके लिए आपको उस टॉपिक और उस चैप्टर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलते हैं, मिलेंगे फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।